प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत पाठ 7 अंतिम दौर 2। इसमें 3 बिंदु हैं जिनके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी और गांधी जी का कांग्रेस पर प्रभाव तथा मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में विचार किया है। प्रथम बिंदु है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। द्वितीय बिंदु है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, और अंतिम बिंदु है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। अब पाठ 7 में हम महात्मा गांधी के विषय में समझेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी का भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, भारतीय राजनीति में आगमन हुआ और उन्होंने किस तरह से कांग्रेस को एक नई दिशा दी और भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का भाव जगाया। लेकिन यह संघर्ष अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का विरोध करना है लेकिन हमें अहिंसक तरीके से करना है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से करना है, हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। इस तरह से गांधी ने एक नई दिशा भारतीय जनता को दी थी। तो राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी का आगमन, इस बिंदु के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीतिक उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गरम दल और नरम दल में विभाजन। यानी कांग्रेस में 2 दल था, एक गरम दल था और एक नरम दल था, और सब अपने अपने तरीके से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे थे, अपनी भूमिका निभा रहे थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, भारत में भी उसका प्रभाव था, और जब यह विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शांति की स्थापना के लिए तरह तरह की यहाँ भारत में कोशिश की गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से भारत में दमनकारी कानून लागू किया, मार्शल लॉ लागू किया। यह मार्शल लॉ ऐसा था कि बिना किसी कानून के, बिना किसी अपराध के किसी को भी गोली मारी जा सकती थी, किसी को भी कैद किया जा सकता था, जेल में भरा जा सकता था। इस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पूरी तरह से दमनकारी नीति अपना ली थी, भारतीय जनता पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया था, जिससे भारतीय जनता पर अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया था। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था, कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। यानी जो मध्य वर्ग था और बुद्धिजीवी लोग थे, अंग्रेज़ों के इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन वे लोग भी उदासी में डूबे हुए थे, वे लोग भी अंग्रेज़ों से डरे हुए थे। और ऐसे ही समय में महात्मा गांधी का आगमन हुआ। वे ताज़ा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकलकर आए थे। यानी गांधी जी भारतीय थे, भारतीय जनता के बीच से आए थे, वे जनता के ही व्यक्ति थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ, तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप से माना और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि गांधी जी ने हमें समझाने की कोशिश की कि किसानों और मजदूरों के हित में कार्य करो। गांधी जी की हर बात को हमने नहीं माना, कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें तो हमने बिल्कुल भी नहीं माना, फिर भी गांधी जी हमें लगातार समझाते रहे, बतलाते रहे। गांधी जी की शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य और उनसे जुड़ा हुआ कर्म, यानी निर्भय होकर सत्य के प्रति जागरूक होना और सत्य के हित में कार्य करना। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक दमनकारी दमघोटू भय।
सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय, अफसरों व जमींदारों के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे भय का माहौल बना रखा था। अंग्रेजों के जो लोग थे, सेना, पुलिस, जमींदार, खुफिया विभाग, ये सारे के सारे भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। और इसके अलावा भी भुखमरी का, बेकारी का, साहूकारों का भी भय लोगों में था और सभी भयभीत थे। ऐसे समय में गांधी का अवतरण हुआ और गांधी ने इस सारे भय से लोगों को मुक्त करने की कोशिश की। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी की शांत किंतु दृढ़ आवाज़ उठी थी कि डरो मत। गांधी ने कहा कि किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे अंग्रेज के अपने लोग हों, चाहे साहूकार हों, चाहे बेकारी हो, भुखमरी हो, जो भी डर है उन सब डर को अपने से दूर रखो, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। हम गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय इस बिंदु के आधार पर समझेंगे कि किस तरह से गांधी जी का जब आगमन कांग्रेस के संगठन में हुआ तो उन्होंने कांग्रेस में किस तरह से परिवर्तन लाया, किस तरह से कांग्रेस को लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया और भारतीय जनता को कांग्रेस के प्रति जागरूक किया और भारतीय जनता को कांग्रेस में प्रवेश दिलवाया। यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि गांधी जी जब कांग्रेस में आए तो उन्होंने कांग्रेस के संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफ़ी था। अब उनका खेतीहर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी सामने आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठित रूप में नहीं। यानी गांधी जी ने मजदूरों को, खेतीहरों को, किसानों को और मध्य वर्ग को कांग्रेस के साथ जोड़ा। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता, ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना अथवा हिंसक कार्रवाई करना था। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी। वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। यानी गांधी जी ने हिंसा को पूरी तरह से नकार दिया, किसी भी प्रकार की हिंसा को नकार दिया। उनका मूल चरित्र था अहिंसक, यानी वे अहिंसक भाव से, हिंसा से रहित होकर काम करते थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी के आगे सिर नहीं झुकाना है। किसी भी प्रकार का कोई अगर गलत कार्य हो रहा है, हमारे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार के विरुद्ध स्वर उठाना है, उस अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन करना है, लेकिन यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। हमें किसी से डरना नहीं है, न किसी से हार मानना है, लेकिन ये सारा कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए। कम लोगों ने ही खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ऐसा संघर्ष किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को जो खिताब दिए हैं, जो उपाधि दिए हैं, चाहे वह सर की उपाधि हो या जो भी उपाधि हो, उन उपाधियों को लौटा दिया जाए, अंग्रेजों को दे दिया जाए। बहुत कम लोगों ने अपने खिताब को छोड़ा, लेकिन भारतीय जनता के मन में इन खिताबों के प्रति इज्जत समाप्त हो गई। जिन लोगों को भी खिताब प्राप्त हुआ था, लोग उन्हें घृणा के दृष्टि से देखने लगे। वे उन्हें अंग्रेजों का चाटुकार समझने लगे। इसलिए लोगों ने अंग्रेजों के दिए हुए खिताब को सम्मान की दृष्टि से देखना छोड़ दिया और ऐसे खिताबों को लोग वापस करने लगे। इससे भी अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में असंतोष का भाव पैदा हुआ।
वे अंग्रेज़ों को अपने से अलग समझने लगे, अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने के विषय में सोचने लगे। गांधी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू रहे, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं रहा। गांधी जी पूरी तरह से धर्मप्राण हिंदू थे, लेकिन वे हिंदू समाज में फैली किसी भी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड को नहीं मानते थे। वे धर्म को पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से मानते थे और उसे वे अपने दैनंदिनी जीवन में, अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करना चाहते थे। या यूँ कहें कि वे हर प्रकार की परंपरा और कर्मकांड से दूर केवल धर्म के मूल भाव को समझना चाहते थे। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से पंडित नेहरू जी गांधी जी के विषय में बतला रहे हैं कि गांधी जी एक ऐसे भारत की स्थापना करना चाहते थे जिसमें छुआछूत और नशीले पदार्थों को कोई स्थान न रहे, जहां सब लोग मिलजुल कर समभाव से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। इसलिए गांधी जी ने उस समय ऐसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की थी जिनसे छुआछूत और नशा मुक्ति हो, भारत और भारतीय जनता एक दूसरे के समीप आएँ, भारतीय संस्कृति को समझें, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें और एक होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करें। गांधी जी ने कांग्रेस को आम जनता का दल बनाया और गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस सर्वव्यापी बनी। भारतीय जनता का जुड़ाव कांग्रेस के साथ हुआ और कांग्रेस ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक महती भूमिका निभाई। उसी समय एक और व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, वे थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के द्वारा अंग्रेज़ों को यह समझाने की कोशिश की कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र है, यहाँ हिंदू और मुसलमान दो रहते हैं और दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनना चाहिए। यहाँ पंडित नेहरू जी कहते हैं कि जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दो ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। पंडित जी कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मांग की थी कि भारत में दो राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान, जबकि नेहरू जी का कहना है कि भारत में और भी बहुत सारे राष्ट्र हो सकते हैं। अतीत में भी भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य में हुआ था, बाद में इसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। नेहरू जी कह रहे हैं कि जिन्ना के कहने पर भले ही दो राष्ट्रों के सिद्धांत, पाकिस्तान और भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, अंग्रेज़ों ने भी जिन्ना के कारण यह समझा कि भारत में दो राष्ट्र है, एक मुसलमान है और एक हिंदू हैं और दोनों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र बनने चाहिए। और जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान तथा भारत के विभाजन की अवधारणा हुई। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि इन दो राष्ट्रों की अवधारणा से दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ क्योंकि हिंदू मुसलमान पूरे भारत में थे और पूरे भारत में होने के कारण यदि दो राष्ट्र भी बनता तो इसे इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। बच्चों, मैं आपको बतला दूं कि पंडित जी ने 1942 में इस पुस्तक की
इस पुस्तक का लेखन किया था और इसमें जो भी घटनाएं लिखी गई हैं वे 1942 तक की घटनाएं हैं। तो इस तरह से इस पाठ 7 में हमने गांधी जी के विषय में समझा, उनके व्यक्तित्व के विषय में समझा और किस तरह से गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया इसके विषय में समझा और किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अवधारणा का विकास किया और किस तरह से नेहरू जी इस अवधारणा से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि भले ही जिन्ना ने यह अवधारणा दी हो लेकिन इस अवधारणा से किसी का भी भला नहीं हो सकता था, 2 राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो 2 राष्ट्र जिनके आधार पर बनने वाले थे हिंदू मुसलमान, ये पूरे भारत में समान रूप से थे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ अंतिम दौर 2 को भली बात समझ गए होंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन आंसर है, आप वहाँ जाके अपनी कॉपी में इनके प्रश्नोत्तर को लिख सकते हैं। धन्यवाद।